चलो गुड आफ्टरनून। कल का लास्ट आर्टिकल मैक्सिमम वर्क यानी कि आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया था W max इक्वल टू -2.303 NRT log of base 10 V2 upon V1 that is the maximum work expression for the expansion of gas। और इन प्रेशर सिस्टम के लिए वही इक्वेशन हमने लिखा था W max इक्वल टू -2.303 NRT log of base 10। वहां पे V2 अपॉन V1 के जगह और V1 अपॉन V2 के जगह वहां पे P1 अपॉन P2 था। सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस। अभी उसके आगे मैंने कल आपको थोड़ा सा बताया था न्यू आर्टिकल इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो अगला न्यू आर्टिकल इंटरनल एनर्जी। इसके पहले थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था जो भी सिस्टम या जो भी बॉडी हम कंसिडर करते हैं उस सिस्टम में जितने सारे अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी उसमें एसोसिएट होती है, प्रेजेंट होती है, उस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहते हैं। सो इंटरनल एनर्जी यानी किसी भी सिस्टम में जो जितनी सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे ऑलरेडी एसोसिएट होती है, प्रेजेंट होती है, उस पूरे अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहेंगे। सो उसमें हम बताएंगे द टोटल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच आर एसोसिएट इन अ सिस्टम इज कॉल्ड एज अ इंटरनल एनर्जी। और जो इंटरनल एनर्जी उस इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल यू या किसी टेक्स्ट बुक में कैपिटल ई इस लेटर का भी यूज किया होगा। सो जनरली इट इज डिनोटेड बाय यू। सिमिलरली अगर हम इंटरनल एनर्जी का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इंटरनल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम में जो अमाउंट प्रेजेंट है, उस क्वांटिटी प्रेजेंट है, उस पे वो डिपेंड करती है। सो इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। It also depends upon initial and final state, only depends upon initial and final state of system, not on path. So इसके कारण ही state function है। So it is state function because it is depends upon only in its initial and final state, not on path. That's why it is called state function or it is the state function property. जब हमें कोई भी सिस्टम होती है उस सिस्टम के अगर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें उसके हम कैलकुलेट कर पाते नहीं है, फाइंड आउट कर पाते नहीं है। लेकिन अगर उस सिस्टम के हमें इंटरनल एनर्जी चेंज यानी कि डेल्टा यू फाइंड आउट करना है तो इंटरनल एनर्जी चेंज हम कैलकुलेट करेंगे। इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू इक्वल टू U2 माइनस U1, वेयर वहां पे U1 का मतलब रहेगा इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम और U2 का मतलब है फाइनल इंटरनल एनर्जी। सो एक छोटा सा आर्टिकल इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बता दिया है कि इट इज द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जीज विच आर एसोसिएट इन अ सिस्टम आर कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी। या इंटरनल एनर्जी में हम ऐसा बोल सकते हैं जो भी सिस्टम होती है उसमें एक तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो किसी भी सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो सम होती है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी। द टोटल फॉर्म ऑफ एनर्जी और टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच आर एसोसिएट इन सिस्टम इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी। या तो फिर द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय यू। Internal energy is also called as the intrinsic energy. It is the extensive property because it is depends upon the quantity amount. It is state function because it is depends upon only in its initial and final state, not depends upon the path. उसके बाद हमने बताया कि absolute value of internal energy cannot be determined, but the internal energy change of a system is determined or can be calculated as like as internal energy change delta U equal to U2 minus U1,
वेयर वहां पे U1 का मतलब है इनिशियल इंटरनल एनर्जी और U2 का मतलब है फाइनल इंटरनल एनर्जी। और जनरली अगर हम देखते हैं तो इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, डायरेक्टली डिपेंड्स रहती है टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसके पहले हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में बताया था। ओके, सो इट इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और अगर कम करते हैं तो कम होगी। सो एक छोटा सा पार्ट इंटरनल एनर्जी के लिए। ओके, अभी उसके बाद इंटरनल एनर्जी का जो आर्टिकल है उसके बाद हमें और एक अगला आर्टिकल देखना है। इसके पहले मैंने आपको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन बताया है। जनरली दोज टाइप ऑफ thermodynamic property which is depends upon the path which are followed by that system called as the path function। और path function में हमने बताया था work and heat, ये जो दोनों thermodynamic property वो वहां पे path function है। ओके, अभी उसके आगे हमें देखना है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ का जो आर्टिकल हमें अभी देखना है, उस थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ के आर्टिकल में हमें कुछ स्टेटमेंट बताने थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ के रिलेटेड में। एक्चुअल जो भी अलग अलग स्टेटमेंट है वो इक्विवेलेंट है, उनका मीनिंग सेम है। तो इसके पहले आपको पता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। इसके पहले के स्टैंडर्ड में प्रीवियस ईयर्स में आपका ये आर्टिकल का तो भी होगा। तो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ देखने से पहले सबसे पहले हमें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के बारे में आपको ऑलरेडी पहले से जानकारी है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का स्टेटमेंट है, यानी कि जो यूनिवर्स होता है उस यूनिवर्स में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलरेडी अवेलेबल है या प्रेजेंट है, उसमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी हम नहीं क्रिएट कर सकते नहीं है, और जितनी सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको हम डिस्ट्रॉय भी कर पाते नहीं है। लेकिन जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी रहेगी, एक प्रकार की एनर्जी अगर रहती है तो उसको हम दूसरे फॉर्म के एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या स्टेटमेंट है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी उसको हम क्रिएट कर पाते नहीं है, नॉर बी डिस्ट्रॉय यानी कि डिस्ट्रॉय भी कर पाते नहीं है, बट इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में हम क्या कर दे? कन्वर्ट कर दे। दैट इज स्टेटमेंट फॉर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। और वही स्टेटमेंट थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ के लिए हम बता सकते हैं और बताते हैं। तो पहला स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स लॉ के लिए और रिगार्ड टू थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ क्या बताएंगे हम? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। याद रखना है, क्या बताया? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इससे ये समझ में आता है अगर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूनिवर्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको अगर हम क्रिएट भी करते नहीं, यानी कि नई एनर्जी अगर क्रिएट करेंगे नहीं, और जो एनर्जी ऑलरेडी अवेलेबल है उसको हम डिस्ट्रॉय भी अगर कर पाते नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि यूनिवर्स में जितनी सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है वो हमेशा के लिए कैसी होगी? कांस्टेंट होती है, सेम होती है। सो हम यहाँ पे बता सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, अगर एनर्जी क्रिएट होती नहीं और एनर्जी अगर डिस्ट्रॉय भी होती नहीं तो यूनिवर्स में जितनी सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलरेडी अवेलेबल है वो एनर्जी हमेशा के लिए कैसे रहती है? रिमेन्स कांस्टेंट। सो दूसरा स्टेटमेंट मीनिंग वही है, हर स्टेटमेंट का मीनिंग और हर स्टेटमेंट इच अदर इक्विवेलेंट है, अलग अलग स्टेटमेंट हम बता रहे हैं उसमें। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसके पहले हमने टाइप ऑफ सिस्टम बताया था। तो टाइप ऑफ सिस्टम में जो थर्ड नंबर की सिस्टम हमने बताई थी आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जिस प्रकार के सिस्टम में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी
सराउंड एनर्जी और एनर्जी के साथ साथ मैटर दोनों भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो पाते नहीं है, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग में से सिस्टम में एनर्जी आती नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम देखते हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी रहेगी इन आइसोलेटेड सिस्टम वो भी हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगी। सो हम बताएंगे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम में प्रेजेंट रहने वाली जो एनर्जी होती है वो भी हमेशा कांस्टेंट होगी। क्यों कांस्टेंट होती है? क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी सिस्टम के अंदर आती नहीं है सराउंडिंग में से, या सिस्टम की सराउंडिंग में बाहर जाती नहीं है, एनर्जी एक्सचेंज होती नहीं है। तो इसका मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें आइसोलेटेड सिस्टम में कांस्टेंट रहेगी। अगला स्टेटमेंट हम बता पाएंगे कि अगर हमें देखना है कोई भी जो मशीन होता है उस मशीन को अगर किसी भी बॉडी को वर्क डन अगर परफॉर्म करना होता है तो वर्क परफॉर्म करने के लिए वो सबसे पहले क्या करता है? एनर्जी कंज्यूम करता है, एनर्जी गेन करता है। और जब वो एनर्जी कंज्यूम करता है तो एनर्जी कंज्यूम करने के बाद उसका वो वर्किंग करता है, वर्क परफॉर्म करता है, वर्क डन करता है। जैसे कि अगर हम फैन का ऑब्जर्वेशन करेंगे, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट अगर प्रोवाइड करता है तो फैन वहां पे वर्क कैरी आउट करता है। विदाउट एनर्जी वो वर्क करेगा नहीं। तो कोई भी जो मशीन रहता है उस मशीन को अगर वर्क परफॉर्म करना है तो वर्क परफॉर्म करने के लिए उसको पहले क्या करनी पड़ती है? एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। विदाउट एनर्जी कंज्यूम करने के अलावा वर्क परफॉर्म करता नहीं, ये पॉसिबल होगा नहीं। सो इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। किसी भी मशीन को अगर वर्क करना है तो वर्क उसको करने के लिए पहले एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। विदाउट एनर्जी कंज्यूम करने के अलावा उसका वर्क करना पॉसिबल नहीं है। सो अगला स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द वर्क विदाउट कंज्यूमिंग और गेनिंग द एनर्जी। उसके बाद हम बता सकते हैं कि जनरली अगर हम देखते हैं तो हमने ऑलरेडी बताया कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम वहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, ठीक है नहीं? तो जब हम एक एनर्जी जब हम किसी भी सिस्टम का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो एक फॉर्म से वो डिसअपीयर होती है और वही एनर्जी दूसरे फॉर्म में क्या होगी? अपीयर होगी। सो द एनर्जी ऑफ वन फॉर्म इज डिसअपीयर, देन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अपीयर इन द another form. Okay, so the energy is disappeared. Energy is in one form, then equal amount of energy is appear in another form. एक फॉर्म की एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, जब किसी भी फॉर्म की एनर्जी जब डिसअपियर होती है उतनी इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें दूसरे फॉर्म में क्या होती है? अपीयर होती है। सो एक स्टेटमेंट रहेगा। सबसे पहले मैंने आपको स्टेटमेंट बताया फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लॉ। तो उसमें हमने पहला स्टेटमेंट बताया कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, या भी लिखा नहीं आपको जनरल पता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। पहला स्टेटमेंट, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेकेंड स्टेटमेंट हमने वही इक्विवेलेंट फॉर्म में बताया, अगर एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय होती नहीं है तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रहती है? यूनिवर्स में हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगी। सो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिवर्स की टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा के लिए कांस्टेंट रहती है।
थर्ड नंबर का स्टेटमेंट हमने बताया, जैसे हम आइसोलेटेड सिस्टम का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसमें एनर्जी एक्सचेंज हो पाती नहीं है, तो इसका मतलब है कि आइसोलेटेड सिस्टम में भी एनर्जी कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो अगला स्टेटमेंट हम बता रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम में भी हमेशा के लिए एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद किसी भी मशीन को अगर वर्क परफॉर्म करना है तो वर्क परफॉर्मिंग करने के लिए सबसे पहले वो एनर्जी क्या करता है, कंज्यूम करता है, गेन करता है, और उसके बाद वो क्या करता है, वर्क परफॉर्म करता है। अगर किसी भी मशीन को विदाउट एनर्जी कंज्यूम करने से पहले अगर उसको वर्क करना है तो वो पॉसिबल होता नहीं है। सो उसमें हमने बताया कि इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द वर्क और टू डू द वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। कंज्यूम यानी गेन करना। और उसके बाद लास्ट वन, जब किसी भी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म की एनर्जी अगर रहती है, वो जब यहां से वहां पे डिसअपियर होती है तो उतनी इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें दूसरे फॉर्म में क्या होती है, अपीयर होती है। सो एनर्जी इज डिसअपियर इन वन फॉर्म, देन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अपीयर इन द अनदर फॉर्म। These are the some statement regarding to thermodynamic first law। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ के रिलेटेड ये डिफरेंट स्टेटमेंट है, हर स्टेटमेंट का मीनिंग सेम है, वो इक्विवेलेंट है टू ईच अदर। ओके, आपको एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। राइट द डिफरेंट स्टेटमेंट फॉर द थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, तो ये अलग अलग स्टेटमेंट आपको वहां पे लिखने होंगे। ओके, अभी उसके बाद थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ का एक छोटा सा स्टेटमेंट अगर आपको आता है, मॉडिफाइड फॉर्म। सपोज 1 मार्क्स के लिए अगर आता है, व्हाट इज मीन बाय मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, तो मॉडिफाइड में सिर्फ इतना बताना है कि जो हमने आइसोलेटेड सिस्टम बताया, ऑलरेडी आपको पता है आइसोलेटेड सिस्टम में, अभी हमने स्टेटमेंट बताया ऑलरेडी। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होती है, जिस प्रकार के सिस्टम में हीट यानी कि एनर्जी और एनर्जी के साथ मैटर, ये दोनों थिंग्स, दोनों जो होता है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होता नहीं है। दोज टाइप ऑफ सिस्टम इन विच heat energy and matter are not exchanged with surrounding, then that type of system is called as a isolated system। तो जनरली अगर हम देखते हैं तो मास और एनर्जी का रिलेशन शायद आपने फिजिक्स में बताया होगा, मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंट रहते हैं। अगर हम एनर्जी का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम में कांस्टेंट है, तो एनर्जी के साथ साथ मैटर यानी कि मास, मैटर का जो मास रहेगा वो भी वहां पे सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो वहां पे हम बता सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मास, इतना वर्ड सिर्फ उसमें ऐड करना है, एनर्जी के साथ साथ मास भी। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मास इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज remains constant। ओके, तो सिर्फ इतना थोड़ा सा मॉडिफाइड करना है, मास भी वहां पे इंक्लूड करना है। सो उस प्रकार का जो स्टेटमेंट रहेगा उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। अगर आता है एग्जाम में स्टेटमेंट फॉर द मॉडिफाइड फॉर्म फॉर थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, तो आपको इतना बताना है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मास इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। हमने एक स्टेटमेंट ऑलरेडी बताया कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें सिर्फ मास ए वर्ड हमने ऐड कर दिया है, दैट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मास इन यूनिवर्स इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो दैट इज द स्टेटमेंट फॉर मॉडिफाइड फॉर्म थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ के लिए छोटा सा आर्टिकल। अभी उसके बाद जो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ है, इसके पहले कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम और देखने के लिए थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ का इक्वेशन मैंने यूज किया था। कौन सा था इक्वेशन, Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W। ये इक्वेशन ऑलरेडी हमने वहां पे यूज किया था।
इसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ इक्वेशन। तो ये थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ इक्वेशन, उसका हमें डेरिवेशन करना है, कैसे आया वो यहाँ पे समझना है। तो अगला जो आर्टिकल है वो हम देखेंगे डेरिवेशन फॉर द थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, दैट मीन्स Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का डेरिवेशन करने से पहले एक सिस्टम हम कंसिडर कर दें। सपोज वो सिस्टम यहाँ पे इनिशियल स्टेट पे प्रेजेंट है। एक सिस्टम हम कंसिडर करते हैं, वो सिस्टम सपोज इस इनिशियल स्टेट ए पे प्रेजेंट है, और इनिशियल स्टेट ए पे प्रेजेंट रहने के बाद वो सिस्टम सराउंडिंग में से कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लाइक एज Q इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या कर रही है, एब्सॉर्ब कर रही है। और एब्सॉर्ब करने के बाद वो सिस्टम सपोज अभी रीच हुए, पहुंच गए कहां पे, एट स्टेट बी। सो हमने एक सिस्टम कंसिडर की है जो इनिशियल स्टेट ए पे प्रेजेंट है, और उस सिस्टम ने Q इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब की है सराउंडिंग में से, और एब्सॉर्ब करने के बाद वो सिस्टम ए स्टेट से बाद में बी स्टेट में पहुंच गई है, रीच टू बी स्टेट। देन अगर हम देखते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने एब्सॉर्ब की हीट एनर्जी Q इतनी, उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का यूटिलाइजेशन वो दो पार्ट में करती है। कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रहेगी उस सिस्टम जो रहती है, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए, अगर हीट एब्सॉर्ब होती है, अगर हीट एब्सॉर्ब होती है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी वहां पे इंक्रीज होती है, और अगर वहां पे सिस्टम से हीट रिलीज होती है तो इंटरनल एनर्जी वहां पे डिक्रीज होती है। सो क्यों इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे एब्सॉर्ब की गई है, तो उसका यूटिलाइजेशन दो पार्ट में वहां पे होगा। कुछ अमाउंट ऑफ जो हीट एनर्जी उसने एब्सॉर्ब की है तो उसका यूटिलाइजेशन उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए होता है, इंक्रीज टू इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जाएगी, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, वो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे वर्क परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज होगी। सो पहले मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बता दिया है, कंसीडर अ सिस्टम एट इनिशियल स्टेट ए and it absorb the Q amount of heat energy and reach to state B। उसके बाद हम बता रहे हैं then the amount of heat energy is utilized into the two parts। उसमें से पहला पार्ट है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके लिए गई है, टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूटिलाइजेशन होने के बाद जो रिमेन बाकी है एनर्जी रहेगी, वो किसके लिए गई है, टू परफॉर्म द वर्क। सो हम बता सकते हैं, क्या बताया हमने, इसी को अगर हम वर्डिंग फॉर्म में लिखेंगे, हीट एब्सॉर्ब की थी बाय सिस्टम, सिस्टम ने जितनी सारी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब की है, वो सिस्टम की हीट एनर्जी इक्वल टू, वो दो पार्ट में खर्च हुए, दो पार्ट में से पहला पार्ट टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और प्लस इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी गई है टू परफॉर्म, यानी कि टू डू द वर्क, टू परफॉर्म वर्क। देयरफॉर इसी को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब लाइक एज Q इक्वल टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी या डिक्रीज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज होती है, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज हम फाइंड आउट कर दे U2 माइनस UN से, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। इसका मतलब इंक्रीज हुए, चेंज, डेल्टा U। आपको बाद में साइन कन्वेंशन बताता हूं। डेल्टा U अगर प्लस रहेगा तो इसका मतलब है वहां पे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज रहेगा। इसके पहले हमने हीट एंड वर्क, ये दोनों प्रॉपर्टी के लिए साइन कन्वेंशन ऑलरेडी बताए। इंटरनल एनर्जी का भी आपको यहाँ पे ओरली ध्यान में रखना है। डेल्टा U अगर प्लस रहता है तो उसका मीनिंग
इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज बाय द, और इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इंक्रीजेस, और यहाँ पे अगर डेल्टा यू का साइन माइनस रहता है तो माइनस का मतलब रहेगा इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम गोज ऑन डिक्रीजेस. सो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुए तो डेल्टा यू प्लस में रहेगा, प्लस टू परफॉर्म द वर्क हम W से रिप्रेजेंट कर दें, और यहाँ पे मैं माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा हूं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी बताया कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सिस्टम एब्जॉर्ब कर रही है. अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगी तो वहां पे सपोज अगर हम गैसेस सिस्टम का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्या होता है, एक्सपांशन होता है, और एक्सपांशन में वर्डन हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. देयरफॉर Q इक्वल टू डेल्टा यू माइनस W, ये उसके लिए इक्वेशन आएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ. इसको हम रीअरेंज करके ऐसा भी लिखेंगे, डेल्टा यू इक्वल टू, अगर हमें फाइंड आउट करना है तो डेल्टा यू इक्वल टू W को अगर इस साइड में भेज देंगे तो Q प्लस W. और अभी जो नया टेक्स्ट बुक है अपना, यहाँ पे Q के जगह, स्मॉल q के जगह उन्होंने कैपिटल Q का इस्तेमाल किया है हीट के लिए, वो भी लिया तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. स्मॉल q यूज किया तो भी चलेगा. सो ये अपना जो इक्वेशन मिला है दैट इज द थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ इक्वेशन. ओके, तो उसका डेरिवेशन में ऑलरेडी मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट, उसमें 2 मार्क्स के लिए अगर आता है तो सपोज डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको अराइज होता है, आता है एग्जाम में, तो उसके आंसर में आप लिखेंगे consider a system at initial state A, then it absorbs the Q amount of heat energy from the surrounding and then it reach into the state B. उसके बाद then second point, जो सिस्टम थी उस सिस्टम ने जितनी सारे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी लाइक एस क्यू इतनी, तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूटिलाइजेशन वो 2 पार्ट में कर दी. सो देन amount of heat energy absorbed by the system is utilized into the 2 parts. उसमें से पहला पार्ट है कुछ amount of energy which are used to increase the internal energy. Similarly आगे बताया हमने remaining part of energy is used to perform the some work done. Therefore उसके हमने wording form में लिखा है, हमने बताया according thermodynamic first law amount of heat energy absorbed by the system equal to amount of energy is used to increase internal energy and remaining part also used to perform the work done. उसी को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है हीट एब्जॉर्ब Q प्लस Q का मतलब हमने ऑलरेडी बताया, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई तो यहाँ पे साइन प्लस है. ओके, अगर इफॉर्ट होती रिलीज होती तो माइनस आता, तो एब्जॉर्ब Q इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इंक्रीज डेल्टा यू प्लस प्लस वर्क परफॉर्म. एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एक्सपांशन होगा, इसके कारण एक्सपांशन में वर्क डन नेगेटिव. देन इक्वेशन Q इक्वल टू डेल्टा यू माइनस W, या तो फिर डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस W. एंड दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ. आ रहा है समझ में? देखना है 2 मिनट. चलो, तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने इनिशियली बताया इंटरनल एनर्जी, और एक बार आपको रिवाइज करके बता रहा हूं. इंटरनल एनर्जी में हमने बताया था किसी भी सिस्टम में जितनी सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें एसोसिएट होती है, प्रेजेंट होती है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. सो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच आर एसोसिएट इन सिस्टम कॉल्ड इंटरनल एनर्जी कॉल्ड also intrinsic energy. Internal energy is denoted by U. Internal energy depend upon the quantity of system present in that system, and therefore amount of substance पे quantity पे depend करती है, that is called, it is extensive property. It also depend upon only initial and final state, not on path, so it is state function. Absolute value of internal energy cannot be determined, but the internal energy change can be calculated. उसका equation था delta U equal to U2 minus U1. And internal energy is depend upon the absolute temperature. टेम्परेचर पे वो डिपेंड करती है. इंटरनल एनर्जी के बाद हमने थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ के लिए आर्टिकल बताया. थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ के डिफरेंट स्टेटमेंट हमने बताए. उसमें से पहला स्टेटमेंट
एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के बेस पे एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी हम क्रिएट कर पाते नहीं है एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय, उसको हम डिस्ट्रॉय भी कर पाते नहीं है। सो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेकेंड स्टेटमेंट हमने बताया अगर एनर्जी यूनिवर्स में क्रिएट भी करते नहीं और डिस्ट्रॉय भी होता नहीं तो इसका मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूनिवर्स में हमेशा के लिए कांस्टेंट होता है। सो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। थर्ड नंबर का स्टेटमेंट हमने बताया है आइसोलेटेड जो सिस्टम हमने इसके पहले बताई है, आइसोलेटेड सिस्टम में अगर एनर्जी एक्सचेंज होती नहीं तो उसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में भी वहां पे क्या होती है, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। सो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम में भी हमेशा के लिए एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। सो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। फोर्थ नंबर का एक स्टेटमेंट हमने वहां पे बताया था कि किसी भी मशीन को अगर वर्क परफॉर्म करना है तो पहले वो एनर्जी कंज्यूम करता है। एनर्जी कंज्यूम करने के अलावा विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी उसका वर्क करना पॉसिबल नहीं है। सो इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द वर्क और टू डू द वर्क फॉर एनी मशीन विदाउट कंज्यूमिंग द एनर्जी। एंड लास्ट वन हमने एक स्टेटमेंट बताया था द एनर्जी ऑफ वन फॉर्म इज डिसअपियर। एक फॉर्म की एनर्जी जब वहां से डिसअपियर होती है तो then equal amount of energies appear in another form. Okay, these are the different statement about the thermodynamic first law. उसके बाद मैंने मॉडिफाइड फॉर्म भी बताया था जिसमें सिर्फ हमें चेंज करना है एनर्जी के साथ साथ मास भी वहां पे कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो मॉडिफाइड स्टेटमेंट फॉर द थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ उसके रिलेटेड में हमने बताया था कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो मास इन एन आइसोलेटेड सिस्टम या तो फिर इन यूनिवर्स इज। उसके बाद अगला जो पार्ट हमने बताया था थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ का जो इक्वेशन है Q इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू उसके डेरिवेशन के लिए। और एक बार कंसिडर अ सिस्टम एट इनिशियल स्टेट ए देन इट एब्सॉर्ब द Q इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंड सिस्टम आर चेंज इनटू द फाइनल स्टेट लाइक एज अ B। देन द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इनटू द टू पार्ट्स। पहला पार्ट है टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी और दूसरा पार्ट है टू परफॉर्म द वर्क डन। Therefore, वही स्टेटमेंट हमने इस वर्डिंग फॉर्म में लिखा है हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम यूटिलाइज दो पार्ट में, उसमें से टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी और दूसरा पार्ट टू परफॉर्म द वर्क। उसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्लेन किया। Therefore, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस माइनस डब्ल्यू। माइनस क्यू है क्योंकि वर्क वहां पे एक्सपांशन में हुआ है और उसी को हमने लिखा है Q इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। और उसी इक्वेशन को रीअरेंज करके हमने ऐसा लिखा है ये और ये स्टेटमेंट वही है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एंड दिस इज द थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। यहां तक का आर्टिकल हमारा हुआ है। उसके आगे अभी हमें ये जो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ है इस थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ का रिलेशन हमें जो अलग अलग प्रकार के प्रोसेस है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस उसके साथ देखना है। तो वो आर्टिकल देखने के लिए आपको सबसे पहले अभी जो प्रोसेस डिफरेंट टाइप के प्रोसेस मैंने बताए थे उसमें पहली प्रोसेस हमने बताई है आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकेंड नंबर की प्रोसेस हमने बताई थी एडियाबैटिक प्रोसेस। थर्ड नंबर की प्रोसेस हमने बताई थी आइसोकोरिक प्रोसेस और फोर्थ नंबर की आइसोबेरिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस का जो ऑब्जर्वेशन है आपको थोड़ा सा डिटेल में और एक बार अभी पढ़ना होगा। तो प्रोसेस जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस एंड थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ का जो रिलेशन रहेगा उनमें क्या रिलेशन एग्जैक्टली उसमें तो हमें देखने के लिए प्रोसेस पूरे समझ में आने चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोसेस का पार्ट पूरा ऑलरेडी इसके पहले के लेक्चर में बताया एक्सप्लेन किया है। तो आपको अभी घर जाने के बाद वो पढ़ना है और जो रिलेशन है वो रिलेशन हम अगले आर्टिकल में देखेंगे।